आप सभी का स्वागत है दीक्षा क्लासेस में। और हम लोग कर रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। एक वीडियो इसका पहले ही आपके यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, ये इसका दूसरा वीडियो है और संभवतः इस वीडियो में ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने समझा था कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। वहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि विभेद ही आगे चल के विभाजन का कार्य बनता है और सामाजिक विभाजन का सबसे बड़ा कारण जन्म को माना गया है, क्योंकि हमारा जन्म जो होता है किसी खास जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि में होता है और इसी को सबसे बड़ा कारण माना जाता है आपके सामाजिक विभाजन का। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विभेद ही चल के सामाजिक विभाजन बनता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन नहीं बनता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वो है विभेदों में तालमेल और संघर्ष। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विभेद होना, ठीक है, मतभेद होना सब जायज़ चीज़ है, क्योंकि हमारे समाज में रह रहे लोग अलग अलग जाति संप्रदाय अलग अलग धर्मों से आते हैं, तो सभमता उनमें उनमें थोड़े विभेद होने चाहिए। ठीक है, और विविधता में एकता, यही हम लोग का मूल मंत्र है। और भारत ने बहुत बार अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है कि हम लोग विविध तो हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर एकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है। राष्ट्र प्रेम की भावना है तो क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए बाकी एक दूसरे में जो भी कमियां या खामियां हैं, कुछ हम आपके कमियों को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ आप हमारे कमियों को एक्सेप्ट कीजिएगा, उस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पहला इसमें छोटा छोटा आपके लिए बुलेट्स पॉइंट बनाया है। लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है। क्यों विविधता स्वाभाविक है भाई? इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में रह रहे लोग किसी जाति धर्म से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि जाति धर्म या अगर आप एक ही जाति के हैं लेकिन आपके क्षेत्र अलग हैं, आप रहते हो बिहार में, ठीक है, तो आपका तो आप और आप जिस जाति के हो, ठीक है, उसी जाति के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, फिर भी आप में और उनमें समानताएं नहीं होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्र का भी कुछ कुछ प्रभाव हमारे हमारे हर एक कार्य में पड़ता ही पड़ता है। और ऐसे समझिए कि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, आपके यहाँ मांस भक्षण मना है, लेकिन वही ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था और उस 2-3 पुरुष से वो रह रहा है कहाँ? ग्रीनलैंड में रह रहा है। ठीक है, तो क्या क्या वो एकदम नॉनवेज नहीं छुएगा या नहीं खाएगा? क्या ऐसा संभव है? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है, वहाँ पे संभव नहीं है कि हमेशा जो वेज है उतने अच्छे से मिल पाए, प्लस उसको गर्मी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो उसको क्या पड़ना, उसको ना मीट भी खाना पड़ेगा, उसको वाइन भी पीना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उस आधार से भी आपका आपका जो नेचर है उस आधार से भी बनता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग देखें तो ये समझेंगे कि विविधताएं सामान्य सी बात है, क्योंकि अगर जैसे अलग अलग धर्म में पूजा पाठ की विधियां अलग हैं, मानने जो आप जिस भगवान को मानते हो सामने वाले वो भगवान को मानता ही नहीं है। ठीक है, तो विविधताएं तो ऑफकोर्स दोनों में विविधताएं होंगी, लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद उस विविधता को बना के उस समाज को लेके चलना, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात होती है। और किसी देश को चलाने में इसका बहुत अहम भूमिका है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ ये आती है कि आप अकेले तो रह नहीं सकते हैं देश में। आप उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद होता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है, हमसे एक दिन पहले। ठीक है, क्योंकि उससे पहले भारत का ही अभिन्न अंग जो था, पाकिस्तान भी भारत का अंग था। जो समय आपका पूर्वी पाकिस्तान था अर्थात बांग्लादेश आज का, वो भी भारत का हिस्सा था। इतना बड़ा क्षेत्र जो था वो भारत का था। लेकिन क्या, क्योंकि मुस्लिम जो लोग थे वो यहाँ रहते थे, उनको चाहिए था कि हमें भी एक अलग देश मिले, तो उनको अलग देश दे दिया गया। लेकिन फिर क्या कहा गया कि आप जो भारत में भी मतलब अगर कोई मुसलमान चाहे रुकना तो वो रुक सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में भी कहा गया कि अगर कोई हिंदू रुकना चाहते हैं तो वहाँ रुक सकते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कमती चली गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ इस्लामीकरण बहुत ही तेज़ी से बढ़ा
और वहाँ के लोग चाहते थे कि एक ही तरह के लोग हमारे देश में रहें, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई गई। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई, बल्कि ऐसा कानून बनाया गया, ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि दोनों धर्मों में समानताएं बनी रहें और दोनों देश अच्छे से एक दूसरे को तालमेल बनाते हुए आगे बढ़े। और आज आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे है, ठीक है, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कमी है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हिंदुओं की संख्या कमी है तो मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, तो उनको तो और अच्छे से अपने देश को चलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक ही जैसे लोग रहते हैं। उसके बावजूद उनका उनका देश बर्बाद हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि विविधताएं तो स्वाभाविक हैं। भारत विविधताओं में एकता का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत कैसे विविधता में एकता का उदाहरण है। जैसे समझिए, हमारे यहाँ जैसे कभी भी बात आते है देश पे बात आता है तो उस समय कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता है, सब बोलता है हम भारत के हैं। और चाहे देश का हिंदू हो चाहे देश का मुस्लिम हो, एक बार सरकार आवाज देगी लड़ने के लिए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे अधिक है। तो हम लोग राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। हमारे लिए हमारे धर्म से भी ऊपर हमारा राष्ट्र है। और जब जब हमारा राष्ट्र हमारे धर्म से ऊपर रहेगा तब तब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे हमारे अंदर विविधता में एकता की भावना रहेगी। क्योंकि क्योंकि अन्यथा अगर मान लीजिए अगर हम सांप्रदायिक भावना ज़्यादा फैला देंगे तो उससे हमारा ही नाम खराब होगा, हमारे ही देश का नाम खराब होगा। समझ रहे हैं ना? और इस बात को देखा गया है और हमारी सरकार भी ऐसे प्रयास में लगी रही है ताकि दोनों धर्मों में समानता बनाए रखे। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ की सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरह, ठीक है, दो धर्मों के बीच के तालमेल को बैठाएं। जैसे कि हम लोग नीदरलैंड में देखेंगे, नीदरलैंड में दो देखिए, नीदरलैंड यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत दिन से, ठीक है, बहुत दिन से बहुत सारी हिंसक घटनाएं देखी गई हैं। और आप इतिहास को देखिएगा तो समझिएगा कि ये दोनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनके बावजूद उन दोनों के बीच का तालमेल आज के समय उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? उसमें सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं, वहाँ की सरकारों का भी बहुत अहम भूमिका है। वो समझी कि ये दोनों अलग हैं, ठीक है, अगर दोनों अलग हैं दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग भी ये समझे कि हिंदू मुस्लिम को मिला दिया जाए तो वो संभव नहीं है। भाईचारा होना अलग बात है, मिलाना अलग बात होता है। तो इस चीज़ को ये समझे कि दोनों अलग अलग तरीका से पूजा पाठ की विधि अपनाते हैं, जो भी क्रियाक्रम है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो दोनों समाज को बांट दिए, ठीक है। साथ में सरकार ये दायित्व के साथ ये काम करने लगी कि दोनों को बराबर महत्वता देने लगी। दोनों को, अगर इनके लिए शिक्षा का बजट 10 रुपया है तो इनके लिए भी शिक्षा का बजट 10 रुपया रहेगा। इनके लिए इनके मंदिर का बजट 10 रुपया है तो इनके मंदिर का बजट 10 रुपया रखा जाएगा, ठीक है। दोनों को समान अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जॉब करने के लिए, ये सब करने के लिए। तो उससे क्या हुआ ना कि उनमें समानताएं बढ़ी और वो समझ गए, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर वो खड़े होने लगे साथ में। तो वो होता है एक तालमेल को बनाना, ठीक है। अब हम लोग में हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव का उदाहरण है, और भारत में भी हिंदू मुस्लिम, ठीक है, एकता का बहुत बार उदाहरण देखा गया है। जब जब भारत संकट में रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों घर से बाहर निकल के, ठीक है, अपना योगदान दिए हैं। अभी की बात करें, अभी छात्र आंदोलन चल रहा था, ठीक है, अभी रांची में भी छात्र आंदोलन हुआ। वहाँ पे क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब एक दूसरे का मदद कर रहा था। चलिए, इस आंदोलन को तो अगर रखिएगा तो कोई बोलता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो उदाहरण और पीछे चलते हैं। जब जब युद्ध की बात आई, कोरोना की बात आई, या कभी कोई ऐसा क्षेत्र बना, तो दोनों दोनों जो संप्रदाय थे वो समान रूप से सामने आए। उनका बस एक उद्देश्य था कि भारत सर्वोपरि है, ठीक है। उनके बड़े बड़े मंदिरों से, हमारे बड़े बड़े मंदिरों से ये ऐलान किया गया कि सरकार को ऐसे मदद किया जाएगा, आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना के टाइम में मुसलमानों को भी बताया गया। उस समय ये अफवाह फैला दिया गया कि वैक्सीन में कुछ पिग का अंश है तो नहीं लेने के लिए, क्योंकि उन लोग के लिए वो पूजनीय नहीं होता है। फिर उनके बड़े बड़े जो मस्जिद हैं वहाँ से ऐलान किया गया कि ऐसा कुछ नहीं, आप लोग वैक्सीन लीजिए, ठीक है, तो सब लेने लगे। ये क्या था? ये एकता का उदाहरण था, क्योंकि उसमें बताया गया कि भाई सबसे पहले देश है, ठीक है। तो ये सब एक उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है।
सामाजिक विभेद हमेशा संघर्ष पैदा नहीं करते, वे तालमेल और एकता का भी उदाहरण है। देखिए, सामाजिक जो जो समाज में विभिन्नताएं होती हैं, वो हमेशा किसी देश के लिए हमेशा एक चुनौती लाती हैं, और ये सत्य है। लेकिन बात यहाँ ये भी है कि उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप समझिए, अगर अगर आप जैसे हैं, ठीक ना, अगर आप आपके घर में आपकी माँ होंगी, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, आपके माँ होंगी, आपकी बहन होगी, तो आपकी माँ जो है वो कभी ना कभी बहू बन के आई होंगी घर में, आपकी बहन भी जाएगी बहू बन के कहीं और। अब क्या है कि मान लीजिए आपकी बहन कहीं और जाए बहू बन के, उनका रहना सोना खाना पीना सब कुछ आपके परिवार से मिले, ठीक है, ए टू जेड, बल्कि वो बचपन से उनको जान रही हो, मतलब रख लो आप और वो पड़ोसी हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक, एक दूसरे के साथ रह रहे हो, आपका उनका रहन सहन एक है, और वहाँ जाती हैं, ठीक है, तो क्या वो कुछ नया सीखेंगी? नहीं, जो वो यहाँ कर रही थी वो वहाँ भी करेंगी। ठीक है, ये उदाहरण सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो कुछ सीखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो कोई नए परिवार में जाएंगी, तो वहाँ का रहन सहन चाल ढंग सब कुछ अलग होगा। तो उनसे क्या होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, और समझ में आएगा कि समाज में रह रहे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कि मम्मी पापा को कुछ भी बोल देंगे, मम्मी तुम नहीं समझती हो, पापा आप नहीं समझते हैं, तो मम्मी पापा सुन लेते हैं, लेकिन सास को बोलेगी तुम नहीं समझते, तो सास तुरंत बोले, अरे कैसे बोल दी, कैसे बोल दी। समझ रहे हो, तो ये होता है, क्योंकि भाई वहाँ आप माँ को बोल दी, माँ तो चलो चलता है, लेकिन सास नहीं सुनी। समझ रहे हो ना, तो ये क्योंकि उनका सोच अलग है, वहाँ वो आपको बहू की तरह देखने के, अरे मेरे घर में मालकिनी बनने आई है, मालकिनी तो हम हैं। क्योंकि सत्ता सब किसी को प्रिय होता है। तो बात ये था। अब बोलिएगा सर ये उदाहरण क्यों दिए? उदाहरण इसलिए दिए कि जैसे आपके देश में हिंदू तो आप हैं ही, आपके देश में मुस्लिम रहते हैं, उनसे आप लोग कुछ मुस्लिम का कल्चर सीखें। आप लोग अभी बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि फारसी शब्द हैं, ठीक है, वो शब्द अच्छे से धूम धड़क्के से इस्तेमाल करते हैं। जो भाषा आप बोलते हैं वो भाषा हिंदुस्तानी है, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है पता है? हिंदुस्तानी भाषा वो होती है जिसमें कि अनेक भाषाओं का मेल होता है, ठीक है। जो भाषा हम लोग बोलते हैं वो हिंदी हिंदुस्तानी भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा बहुत क्लिष्ट है। आप जब हिंदी को पढ़ना है तो आप पढ़ो, कोई अच्छा बुक पढ़ो जिसमें मैं आपको बताता हूँ, एक दिव्या बुक है, ठीक है, दिव्या किताब है, आप पढ़ो, छोटा सा एक उपन्यास है, आप उसको पढ़ के देखना, वो है हिंदी। तब आपको समझ में आया कि हिंदी कितनी क्लिष्ट होती है, ठीक है। जो भाषा हम लोग बोलते हैं वो हिंदुस्तानी भाषा है, उसमें सब भाषा का मिक्सअप है। देखिए मिक्सअप बोले, मिक्सअप एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है, किताब एक फारसी शब्द है। तो ये सब शब्दों से मिलके पानी, पानी हिंदी शब्द नहीं है भाई, पानी फारसी शब्द है, समझे ना। तो हम लोग सब शब्द को मिला के यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हिंदुस्तानी कहा गया है भाषा। और ये भाषा हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है कि हम लोग एक हैं, ठीक है। आप किसी मुसलमान के यहाँ भी चल जाओ यही भाषा है, आप किसी सिख के यहाँ चल जाओ यही भाषा है। हाँ, उनके अपने लोकल लैंग्वेज हैं वो भी रहेंगे, साथ में ये भी आ जाएगा। अगर वो बिहार में है तो वो अच्छे से तुमसे बात करेगा, भोजपुरी में भी बात कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को कुछ अलग चीज़ सिखाता है, ठीक ना। तो तालमेल का कारण भी बनती है। और हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारा कुछ खाने का हैबिट है, वो साउथ इंडियन वाले सीखे। अब हम लोग कैसे जाते हैं होटल तो तुरंत ऑर्डर करते हैं डोसा, इडली डोसा सांभर, यही सब जो चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो मज़ा आता है ना भाई सब खा के नया नया चीज़। तो अगर मान लो एक ही जैसे लोग रहते, एक ही जैसा चीज़ खाते तो मज़ा नहीं ना आता, अलग अलग लोग रहते तो अलग अलग चीज़ सीखते। अब बिरयानी जाते ऑर्डर करते हो, बिरयानी कहाँ से आया भैया? अब ये कोई हम एक दिन देख रहे थे, क्या तो नाम था उसका, हम्म, नाम नहीं याद आ रहा, एक बीजेपी का एक अच्छे स्पोक पर्सन है, वो बोल रहे थे कि ये भी हमारा देन है। मेरे समझ से जो बिरयानी हम लोग खाते हैं वो मुस्लिम से आया हुआ है, पता नहीं, मेरा कोई रिसर्च नहीं है उसमें। तो वो चीज़ हम नहीं खा पाते भाई। अच्छा चीज़ है, बड़ा अच्छा चीज़ है, हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। अब ये नहीं बोलेगा कि हैदराबाद तो भाई शुरू से भारत में था, क्योंकि वो लोग आए और वो कल्चर को लेके आए इसलिए। ऐसे हम लोग भी बहुत कल्चर को लेके गए, जैसे हमारा ही कल्चर, आप सुने होंगे पुर्तगाल से लोग आए थे यहाँ पे, वो जो था ना वास्को द गामा, वो आया था और यहाँ से काली मिर्च लेके चला गया वो वापस वहाँ, और बहुत फेमस हुआ। तो हम लोग से भी लोग सीखे, हम भी दूसरे से सीखे, ठीक है। तो ये परस्पर चलते रहता है, और ये इससे क्या होता है ना कि एकता बनता है और थोड़ा सा भाईचारा भी दिखता है। दूसरा है सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, कि कैसे सामाजिक विभेद विभेद जो होता है उसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। समझिए, आपके क्षेत्र में जिसकी बहुतायता होगी,
अर्थात मान लो आप जिस एरिया में रहते हो, देखो तुम यूज करो ना करो, राजनीति दल बहुत अच्छे से इस चीज का इस्तेमाल करती है। समझो, जैसे तुम्हारे क्षेत्र में मान लो 100 लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 100 लोग रह रहे हैं। 100 लोग में इसको 100% लिख दे रहे हैं, ठीक है। 100% में से 60% जो है, 60% जो है वो कौन से हैं, वो जो है वो जनरल समाज के लोग हैं, ठीक है। अब वहाँ पे 20% जो है, 20% ओबीसी से हैं, ठीक है। 20% जो है आपके क्या है, SC ST हैं, SC ST हैं, ठीक है। 60 20 80 नहीं, इसको 10% करो, 10% को SC ST, और 10% जो है वो क्या है आपके मुस्लिम हैं, ठीक है, मुस्लिम है। हालांकि इसमें भी मुस्लिम में भी SC ST है, तो ये सब जो है हिंदू है, ठीक है। अब 10% यहाँ पे मुस्लिम है। अब बताओ कि जो चुनाव में खड़ा होगा अलग अलग पार्टी से, उसमें जो सदस्य खड़े होंगे वो किस जाति किस धर्म के होंगे, ठीक है, जाति भी मैटर करेगी। तो हमेशा देखिए, राजनीति दल इस चीज का जरूर एनालिसिस करते हैं कि उस खास एरिया की जनसंख्या में बहुतायता किसकी है। तो वो देखेंगे यहाँ पे जो ये सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां से जब भी वो नेता खड़ा करेंगे तो वो सवर्ण के ही नेता खड़ा करेंगे। और यहीं आती है जातिवाद, समझे ना। तो ये क्या करती है, तो आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र जो सामाजिक विभेद है वो लोकतंत्र को अच्छे रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो रह रहे लोग होते हैं उसका फायदा उठाना जानते हैं। उनको पता है कि अगर यहाँ से हम सवर्ण को खड़ा करेंगे तो सवर्ण ही जीतेंगे, ठीक है। उनमें से जैसे ये अगर लोग मान लीजिए कि ये लोग एकदम सपोर्ट नहीं करेंगे सवर्ण वन को, तो 20 10 30 10 40% होगा। और इसके भी मान लीजिए 10% नहीं सपोर्ट करते हैं या 8% नहीं करते हैं, तो आ जाएगा 48%, तब भी 52% इसके हक में है, तो भी क्या होगा, ये जीतेंगे। तो संभावनाएं ऐसे केस में जीतने की ज्यादा रहती है। और जब कोई जीतता है तो इन लोग को भी कुछ कुछ प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऐसे जीता जाता है चुनाव, ठीक है। तो आपका जो विभेद है वो राजनीति अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। अगर आप लोग सोच रहे हो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, सरकार को फायदा है भाई हिंदू मुस्लिम करने से, क्योंकि उसको पता है कि मुर्गा लड़ाते जाओ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अपना फायदा कैसे करते जाओ, समझ रहे हो ना। उसको और कोई मतलब नहीं, वो अपना राजनीति रोटी सेकते रहेंगे। देखिए, दूसरा, राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। हाँ, ये बात भी है, राजनीतिक दल जो रहेंगे हर एक समूह के मांग को सुनेंगे, रखेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में पास भी करवाएंगे। उसका कारण है उनको वोट चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो जैसे कि तुम किसी खास धर्म से आते हो, तुम्हारी मांग को अगर नहीं माना जाएगा तो क्या तुम उस पार्टी को वोट दोगे, नहीं दोगे। इसलिए राजनीति दल के लिए भी ये चीज है कि वो सब समाज में रह रहे लोगों के समूहों के हितों की सुरक्षा करें और उसको उसके हितों का बात जो है पार्लियामेंट में उठाएं। इसलिए तुम ध्यान दोगे जिस क्षेत्र में जिसकी बहुतायता होती है उस क्षेत्र में उसी के लोग को खड़ा किया जाता है। और इसका फायदा भी है, इसका फायदा यह है कि पार्लियामेंट में आज हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। उससे क्या होगा कि कम से कम अगर मान लीजिए मैं जाति से किसी SC ST वर्ग से आता हूँ, ठीक है, भले मैं नेता हो गया लेकिन मैं किसी खास वर्ग से हूँ, अरे नेता लोग सब चोर होता है, ये दिमाग में रख के चलो। अब ये नहीं कि सर भी चोर हैं, क्योंकि हम नेता हैं नहीं भाई। तो समझिए, मैं किसी खास वर्ग से हूँ, अब उस वर्ग में मैंने तो वहाँ से मालपुआ तो भरपेट खा लिया, लेकिन अगले साल भी तो मालपुआ खाना है। मालपुआ कब खाएंगे, जब वो वोट देगा। तो कुछ जो है मौलिक मांगे हैं उसको उस क्षेत्र का हम रखेंगे पार्लियामेंट के सामने कि भाई भाई मेरे समाज को ये दिक्कत हो रही है, इसको रखिए, ठीक ना। तो उस मांग को माना भी जाएगा, और फिर एक मांग को मनवाएंगे और 5 साल उससे हम लोग बैठ के खाएंगे। ये काम ये लोग जरूर करते हैं, लेकिन ये करते हैं क्यों, क्योंकि आप उसको जिता रहे हो, तो आपका आपका जो मांग है वो मांग वहां पे रखाएगा जरूर। अगर नहीं रखाएगा तो आप धरना प्रदर्शन करो, आप जाओ, आप अपने जो आपके जो जिसको आपने जिताया उनसे बोलो कि भाई मेरी मांग को रखो, तुमको हम जिताए काहे लाए, खाए ला। तो 5 साल के बाद कुर्सी खींच लेंगे, क्योंकि तुम वोट दोगे, अगले साल मत देना, उसको दूसरे को देना अगर ढंग वाला बात रहा तो। आगे देखो, चुनाव में विभिन्न सामाजिक समूहों राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। देखिए, अलग अलग जो समूह होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। जैसे समझिए, आज के समय आज का जो समय चल रहा है, सीधी सीधी बात है, 100 में से
90। ठीक है, सवर्ण वर्ग सपोर्ट करता है किसी खास धर्म को, किसी खास दल को, जिसका नाम समझिए मान लीजिए बी है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो सवर्ण यूजी है, जो सवर्ण है वो एक बी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक बी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं लाता है। ठीक है, उस व्यवस्थाओं को मानता है। जो निचले तबके के हैं, जिनको लग रहा है कि समाज के को ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है मंदिर बनाओ तो हिंदू मुस्लिम करो, लंद फंद यही करता है, तो इसके लिए वो किसी सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सी पार्टी थोड़ी जो है वो जाति धर्म मतलब वो समझ लीजिए कि वो सबको मिला जुला के चलने वाली है। वो थोड़ा सा इसको भी खुश करती है, थोड़ा सा इसको भी खुश करती है, थोड़ा सा उसको भी खुश करती है। तो इससे सवर्ण भी जो है, कुछ कुछ सवर्ण भी खुश हैं, नीचे तबके के भी खुश हैं, मुस्लिम के भी खुश हैं कि नहीं भाई ये मेरा बात मानता है, तो वो सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कोई और व्यक्ति हैं, ठीक है, जो इनको लगता है जो जो एपी पार्टी को, ए है अरे एगो हाँ एक कोई एपीपी कर लीजिए पार्टी को, एपीपी पार्टी को कोई सपोर्ट करती है, उनको लग रहा है ये नई पार्टी है, क्या पता ये कुछ अच्छा व्यवस्था लाए, समझे ना, कुछ अच्छा व्यवस्था लाए। क्योंकि वो समाज में बदलाव चाहते हैं ना, वो बी पार्टी से खुश है ना सी पार्टी से खुश है, वो चाहते हैं कोई नई पार्टी है। अब जैसे कि एक और पार्टी आई, मान लीजिए पीके की पार्टी आई, तो वो समझेंगे कि अरे ये तो नई पार्टी है तो इसको सपोर्ट करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा करे, समझे ना। तो वो एक होते हैं जो नए पार्टी की खोज में रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने खास सामाजिक समूहों को जो सपोर्ट करते हैं, वो उसके पक्ष में वोट देते हैं। उनको लगता है कि हमारे सामाजिक हितों को ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो ज्यादा देता है वोट, जिसको ज्यादा मिलता है वो जीतता है। सिंपल सी बात है। सरकार द्वारा विभिन्न समूहों को उचित मांगों को स्वीकार करता है और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब देखिए, मान लीजिए अभी देश में बी पार्टी की सरकार चल रही है, ठीक है, लेकिन बी पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी कि सिर्फ और सिर्फ जो उनको जिता है सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मांगों को मानेगी। उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो समय समय पे सब पार्टियों का सब सब लोग जो है उनके बारे में कुछ ना कुछ उनके हितों के लिए काम करेगी, क्योंकि उनको फिर जीतना है। उनको पता है कि जो उनको जिता है कभी ना कभी वो भी उनसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए उनको बाकी को भी खुश करना है, और लोकतंत्र तो हमेशा प्रिवेल करेगा, तो लोकतंत्र को बचाना है। तो बाकी की मांगों को भी ध्यान देंगे और उनकी भी मांगे रखी जाएगी और मानी जाएगी। ठीक है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। सिंपल सी बात है। अगर हमको जिस पार्टी जिताया, मतलब जो सामाजिक समूह जिताया, हम सिर्फ उसकी मांग करेंगे तो उससे तो वो सिर्फ उसी का सरकार चलेगा। उससे बाकी लोग खुश होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, आगजनी करेंगे, ये सब काम करेंगे, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। आगे देखिए, किसी एक समूह को, देखिए यहाँ लिखा हुआ अत्यधिक महत्व देने से क्या होता है, असंतोष की भावना जन्मती है। किसी भी सरकार को, चाहे वो बी पार्टी की सरकार हो या सी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी एक समूह का आप समर्थन करेंगे और सिर्फ उसी की मांगों को मांगेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे, तो असंतोष की भावना पनपेगी और विरोध होगा और आपके पार्टी की महत्वता कमेगी। और बी पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं वो भी उसका समर्थन वापस करना चाहिए। उनको लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई, बहुत ज़्यादा मुर्गा लड़ा लिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो वो भी समझने लग जाएंगे कि नहीं ये तो सिर्फ बात बात में मुर्गा लड़ाता है। आप पूछो कि कि रोड बन रहा है तो मंदिर बना दिए, कि रोड टूट रहा है तो अरे अमेरिका जैसा 2024 में अमेरिका जैसा रोड रहेगा, जबकि हर जगह रोड टूटा हुआ है। बाईपास जाइए, पटना का बाईपास देखिए क्या स्थिति, एकदम बर्बाद है। लेकिन क्या है, अरे हम आपको अभी बात किए थे, देखिए ये है वो है लंद फंद ऐसे, मतलब ठीक ना, ये आपको कुछ कुछ बकवास करके आपको आपका ध्यान खींचेंगे। तो वो क्या है, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो जो रूट कॉज होता है उस पर वो बात नहीं कर सकते हैं, तो आपसे विदेश नीति बतियाएंगे। ठीक ना, अरे विदेश नीति से हमको क्या मतलब है भाई, विदेश नीति के लिए अलग अलग साला आईएफएस ऑफिसर सब हैं, अपना करें विदेश नीति। हम लोग को तो मूल चीज चाहिए भाई, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान में लानत है, उसके हमको चलने के लिए रोड चाहिए, रोड खराब है भाई। मतलब इतना पैसा जा कहाँ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सब जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को अगर नहीं समझिएगा तो असंतोष बनेगा, और एक ना एक दिन समझ लीजिए कि हर किसी का सूरज ढलता है। बस इस बात को याद है कि कोई भी यहाँ पे किसी भी मतलब किसी के चाचा पापा ताऊ का वो कुर्सी नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है।
ठीक है, चलिए इसको लिखिए। हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विभेदों कि राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं। अगर सामाजिक विभेद अगर बहुत बढ़ जाता है तो हमेशा उस क्षेत्र के लिए, उस राज्य या उस देश के लिए हमेशा परिणाम जो होगा वो घातक ही होगा, क्योंकि इसका बहुत ही कुरूप जो होता है प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्या? ऐसा कि उससे देश का विभाजन भी हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है यूगोस्लाविया है। हम लोग यूगोस्लाविया के बारे में जानते हैं कि वहाँ इतनी ज़्यादा जो सांप्रदायिक मामलाएं बढ़ी कि वहाँ पे देश कई भागों में टूट गया था। देखिए, लिखा हुआ है सामाजिक विभेदों की राजनीति का परिणाम हमेशा खराब ही होता है। ठीक है, क्यों खराब होता है भाई? क्योंकि अगर हम लोग किसी राष्ट्र, अगर हम कोई राष्ट्र को लेके चल रहे हैं तो राष्ट्र में अलग अलग लोग रहेंगे, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा काम रहेगा। क्योंकि अगर हम उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो वो आपसे खुश नहीं रहेंगे, और वो फिर आपसे धीरे धीरे वो देश से नाखुश हो जाएंगे। तो वो फिर मांग करेंगे, क्योंकि वो अपना घर तो छोड़ के जाएंगे, तो वो अलग देश की मांग कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक समाज में सभी का आदर करना चाहिए, सभी के धर्म का आदर करना चाहिए, और सभी के की डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा, इसका आपको रिperकशन ऐसा देखने को मिलेगा कि उससे क्या होगा कि आपको असंतोष की भावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सांप्रदायिक विवाद जो है वो बहुत बढ़ जाने लगेगा। ठीक है, एक छोटा छोटा सा चीज जो होता है भवाड़ बन जाएगा। मतलब एक मामूली सा लड़ाई से खून खराबा हो जाएगा। ठीक है, उससे फिर देश विभाजन हो सकता है। इसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि आप समझ लो कि ए और बी दो लोग हैं, और आप एक को आप ही घर में देखो ना कि मम्मी पापा क्या करने लगे कि सिर्फ जो दो भाई रहो तुम, एक भाई को कपड़ा ला के दें, जो गाड़ी मांगे, घोड़ा मांगे, जो मांगे सब कुछ दे, और एक को बोले नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, कुछ भी नहीं दे। तो तुम क्या करोगे? मान लो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बर्दाश्त किया, लेकिन जी मान लो कि 10 साल तक, 20 साल तक तुमको इसका फिर फेंका हुआ कपड़ा मिलने लगे, या फिर कुछ नहीं मिले, वही के वही चीज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, और इसको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, और तुम्हारे अंदर सारी चेतनाएं जागृत हो चुकी हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम अपने मम्मी पापा के प्रति विद्रोह करोगे, और साथ में तुमको उनसे घृणा होने लगेगी, लगने लगेगा कि जो है सिर्फ यही है। तो ऐसा किसी समाज के लिए बुरा होगा, क्योंकि समाज में जो मुख्य शीर्ष पे होते हैं वो माई बाप होते हैं, और मम्मी पापा का काम होता है सभी बच्चों में समानता बनाए रखना। ठीक है, और ये भी सच है कि मम्मी पापा किसी एक बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उसको वो दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो जब किसी क्षेत्र से जब कोई कोई प्रधानमंत्री चुन के आएगा, तो किसी खास जाति या किसी खास धर्म से आएगा, तो उसको ऑफकोर्स अपने धर्म से लगाव होगा ही होगा, लेकिन जिस वो संवैधानिक पद पर है, उस पद पर वो अपनी भावनाओं को नहीं दिखा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और सबके धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी। युगोस्लाविया का एक उदाहरण आप देख सकते हैं, ये अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इस चीज़ को लिखेगा तो आपको इससे नंबर जरूर मिलेगा। स्पष्ट है कि सामाजिक विभेद यदि राजनीतिक संघर्ष बने तो देश का विघटन भी हो सकता है। जैसे देखिए, भारत का ही विघटन हुआ, भारत ही टूट के इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। उसका विघटन का कारण भी क्या था? उसका कारण धर्म ही था। धर्म के कारण ही दो देश बने। ठीक है, और धर्म के कारण ही कभी कभी अलग अलग देशों की मांग होती है। ठीक है, कभी कभी हम लोग कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। एक समय था जो हम लोग सुनते थे खालिस्तान। ठीक है, वो आज़ादी, वो समय जब भारत की आज़ादी चल रही थी, उस समय खालिस्तान की भी मांग हुई थी। ठीक है, तो अगर हम सबको अगर समान हक देंगे, समान सबको वैल्यू देंगे, तो ये सारी भावनाएं नहीं उठेगी, क्योंकि उनको लगेगा ये देश मेरा है। लेकिन अगर हम सबके प्रति अगर नहीं अच्छी भावना करेंगे, तो वो चाहेंगे कि हमें अलग राष्ट्र मिले। आज ही देखिए, पाकिस्तान दो भाग में बंट रहा है। ऐसे तो बलूचिस्तान अपने आप को अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है, लेकिन आप देखिए कि वो हमेशा से अलग होना चाहता है। अलग हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को खुद से घोषित कर दिया है कि हम क्या हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। जब तक उसको बाकी देश रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तब तक उस सब चीज़ को आप कभी एग्जाम में मत लीजिएगा कि बलूचिस्तान अलग हो गया है। जब तक बाकी देश उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तब वो ऐसा हो सकता है। फिलहाल वो अपने आप को कहा है, लेकिन क्यों कह रहा है? क्योंकि आप बलूचों के साथ व्यवहार इतना बुरा रखे, उतना बुरा रखे कि वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है, और बहुत दिन से बहुत लोग कटमर रहे हैं। ठीक ना? तो ये इसी के लिए होता है, समझे? क्योंकि आप क्या है कि सभी को, ठीक है, आप उसके अंदर जो सामाजिक विभेद होता है
उसको बहुत बढ़ावा दिए। आप समझिए कि जब दोनों, भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ पाकिस्तान और तब से लेके आज तक, उससे पहले ही पाकिस्तान का एक विभाजन हो चुका है कि उसका पूर्वी पाकिस्तान उससे उससे चला गया और वो बांग्लादेश बना। और ऐसा ये तो 100% है, ठीक है, कि आज नहीं 2-4 साल के अंदर, ठीक है, एक नया देश जन्म लेगा जिसका नाम बलूचिस्तान होगा, वो तो कंफर्म है, वो तो खुद को अभी ही बोल दिया है। तो आप समझिए कि भारत भी आज़ाद हुआ, क्या भारत टूटा? क्या भारत में कोई नया राष्ट्र बना? नहीं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय चेतना अच्छी है, हमारी शासन प्रणाली अच्छी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अच्छा है, क्योंकि संविधान इन सब चीज़ को अलाउ नहीं करता और सब धर्म को रिस्पेक्ट करता है, सबकी भावनाओं का आदर करता है। तो जब ऐसा होता है तो राष्ट्र में क्या होता है ना, राष्ट्र में विलय होता है, कोई राष्ट्र से हटता नहीं है। सिक्किम सिक्किम आके भारत में जुड़ा, हमारे अंदर विलय हुआ है, हमारे अंदर से विखंडन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, सामाजिक विभेद की राजनीति के 3 तत्व, ठीक है। क्या क्या है? पहला है स्वयं की पहचान की चेतना। अगर आपके अंदर स्वयं की भावना की चेतना आ जाएगी, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको, सबसे पहली बात तो, कोई बड़गला नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है, ठीक है। आप अपनी जाति, धर्म, भाषा आदि की पहचान को जानते हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने आप को मतलब अपने समुदाय के रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं। तो जब आप अपने आप को पहचानिएगा, ठीक है, तब आप अपनी मांगों को रखिएगा। तो अपनी मांग को कैसे रखिएगा? आप अपनी मांग को ऐसे रखिएगा कि आप अपने लोगों को, जो आपके लोग हैं, जो आपके बीच से उठ के गए हैं, उनको आप पार्लियामेंट भेजिएगा कि आप जाओ और मेरी आवाज़ को उठाओ। और जब आप उनसे सवाल कीजिएगा तो वो आपके सवाल को वो जाके पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो पहला कि आप जिसे अपना राजनीति, मतलब आप जिसको अपना विधायक चुन रहे हो या जिसको आप अपना एमपी चुन रहे हो, उसको अकाउंटेबल बनाओ, उससे प्रश्न पूछो कि तुमको हम जिताए हैं तो भाई तुम मेरा बात क्यों नहीं उठाओगे पार्लियामेंट में। जब तुम्हारे अंदर स्वयं की चेतना जाग जाएगी कि तुम कौन हो, तो उस दिन क्या होगा, ये जो है सामाजिक विभेद जो है, ठीक है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसकी भावनाएं कमी, क्योंकि सामाजिक विभेद नहीं बढ़ेगा, उससे क्या होगा ना कि सामाजिक एकता बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने विचार को अच्छे से खुल के रख पाइएगा, ठीक है, खुल के रख पाइएगा, तो उससे आपको आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। और आप जो है भेड़ बकरी के तरह खाली 10,000 रुपया लेने के पीछे रहिएगा और 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के पीछे रहिएगा, तो आपका काम सिर्फ सिर्फ एक बार वोट देना और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसे काम नहीं चलता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करना, ठीक है। आप अगर उन राजनीतिक दलों को चुनिएगा जो आपकी मांग को उठाते हो, तो उससे क्या होगा कि आप में विभेद जो है, सामुदायिक विभेद जो है, सामाजिक विभेद, वो कमेगा, क्योंकि आप उन्हीं दल को भेजिएगा जो दल आपके आपके विचार का समर्थक करते हैं, ठीक है, साथ साथ आपके आवाज़ को उठाते हों। उठाते ही नहीं कि आपके रोड पे गए कि अरे भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पार्लियामेंट में आपकी बात को उठाएं, तब जाके मानिए। रोड पे तो कोई कुछ भी बोल देगा, चुनाव के समय कोई कुछ भी बोल देता है कि आज तक तो 15 लाख रुपए नहीं आया, लेकिन सब बोलता है, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि आपकी जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में जो उठाया जाए, उस बात को ध्यान में दिया जाए, ठीक है, उस बात को प्रस्तुत करें। सरकार की मांगों के प्रति सोच, ठीक है। सरकार, देखिए, सरकार जो होता है वो हमेशा, मतलब ये नहीं कि आप जो मांगिए आपको सरकार दे ही दे, वो गलत होगा, लेकिन जो निश्चित मांग है उसको सरकार मांगे। जैसे कि हुआ, कृषि बिल लागू हुआ था, बहुत आंदोलन हुआ, अंत में सरकार उससे पीछे हटी क्योंकि मांग सही थी। हालांकि सरकार इगोइस्टिक थी क्योंकि समय लगा दी हटने में, लेकिन हटी। अभी देखिए शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, हालांकि समय लगा लेकिन दिया, क्योंकि जब आपकी मांगे सही होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये जो आप यहाँ जो मैंने बताया सामाजिक दलों को प्रस्तुत, यहाँ जैसे देखिए एक चीज और है, जैसे कि एक उदाहरण ये है, श्रीलंका में देखिए सिहलियों ने जो अपना की आंदोलन किया था, उनसे उनकी भाषा को प्राथमिकता मिली। भारत में ही देखिए,
ठीक है, हिंदी भाषा को इतना तवज्जो नहीं दिया गया, मतलब हिंदी भाषा को तवज्जो दिया जाता है लेकिन उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसके साथ एक और भाषा चुनी गई जिसको इंग्लिश रखा गया, जिसमें कि सब लोग, जिसमें कि कोई किसी को लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई तुम मेरा भाषा नहीं रखे, तुम मेरा भाषा नहीं रखे, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी विविधता से बड़ी कंट्री है। वहाँ पे हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करवा सकते हैं, सब में ऐसी भावना को लाना है कि किसी को ये ना लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, इसी के लिए इंग्लिश को जोड़ा गया था और कोई पर्पस नहीं था इंग्लिश को जोड़ने का। क्यों? क्योंकि किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब एक रूप से अच्छे से रहें। ठीक है, तो सरकार द्वारा आपकी जो मांग है, जो निश्चित जो सही मांग है, उसको मानना। ठीक है, इससे क्या होता है कि समाज में जो होता है सद्भाव की भावना रहती है। अच्छी मांग को, ये नहीं कि तुम कुछ भी मांग लो, कल होगा कि बाल फ्री में कटवा दीजिए, ठीक है, तो हमको ये चाहिए, तो हमको रोज ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब जो भी निश्चित हो अच्छा मांगो। जितने मांगो भाई कि अच्छी शिक्षा हो, हाँ जरूरी है भाई, रोजगार हो जरूरी है, विकास हो, रोड बने, ये सब बने, जिसके लिए सरकार होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को तो बहुत जरूरी है पुष्ट करने का। साथ में स्कूल और कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अच्छी की जाए, टीचर अच्छे क्वालिटी के आए। ठीक है, उनको तनख्वाह अच्छा मिलता है तो उनसे काम भी अच्छा निकाला जाए। तो ये सारा काम जो हो, ये सब मांगे आपकी मानी जा सकती हैं, और आपको अच्छे से मांगना चाहिए और इन व्यवस्थाओं को सुधार भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मेरा ये कोशिश था कि आपको समझा के बताया जाए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखाया जाए। और आप चाहें तो इन सब पर अपने विचार जो आप समझे हैं, जो मैंने आपको समझाया उससे आप खुद से, ठीक है, कुछ लिख के देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आप लिखिएगा। ठीक ना, अभी हम आपको चाहते तो बड़ा बड़ा लाइन लिखवा देते, लेकिन मेरा था कि आपको हम समझाते हैं, जो आप मेरे से समझिएगा उसको आप लिखिए। ठीक है, और आपको लगेगा कि मेरा चेक कौन करेगा, तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए, मेरे आप जाइएगा व्हाट इस पे यूट्यूब पे लिंक में दिया होगा, व्हाट्सएप का भी होगा आपका, क्या टेलीग्राम पे भी होगा, वहाँ जाके आप मैसेज कीजिए, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो सीधा पूछिए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक अंतिम रिक्वेस्ट कि ज़रूर और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।